हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर योर पंजाब पटवारी एग्जाम। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप इस तरह की और वीडियोज़ को रोज़ देख सकें। तो इस सीरीज़ में हम पहले भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल में जाकर उसको जो है व्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पंजाब पटवारी से रिलेटेड कुछ पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब पटवारी एग्ज़ाम के अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो उसमें पॉलिटी का सिलेबस है, ये सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया गया है और इसमें ये जो लास्ट लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट्स फीचर्स, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये जो है आपको सिलेबस मेंशन किया गया है जिससे पंजाब पटवारी में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी इजी रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉडरेट तक जाता है। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करने की कोशिश की है। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत्स? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो विलेज पंचायत्स की बात करता है? ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 45, बी आर्टिकल 47, सी आर्टिकल 40 और डी आर्टिकल 42। इसमें जो आपका सही जवाब है दैट इज सी आर्टिकल 40। जो 40th आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। सो इन आर्टिकल 40 इट इज रिटन that the state shall take steps to organize village panchayats, कि स्टेट इस तरह के स्टेप्स लेगी कि वो विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करेगी और उन्हें सच पावर्स और अथॉरिटी देगी जैसा कि ज़रूरी है उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स की तरह ऑपरेट करने के लिए। तो आर्टिकल 40 में ये प्रोविज़न दे दी गई थी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तब पंचायत्स को लीगल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। तो उसके करीब 50 साल बाद 1992 में 73rd अमेंडमेंट पास की गई एंड दिस आर्टिकल वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। तो आर्टिकल 40 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओरिजिनली द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली तो उसमें 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस जो थी वो स्पेसिफाइड थी? 8th शेड्यूल जो है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ओरिजिनली उसमें कितनी थी? ऑप्शंस आर ए 20, बी 18, सी 22 या फिर डी 14। तो देखिए, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। उसके बाद इसमें 8 लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई, 21st अमेंडमेंट से, 71st अमेंडमेंट से और 92nd अमेंडमेंट से। सबसे पहले सिंधी ऐड की गई, देन मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी ऐड की गई। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये जो है 8 लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई और ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस। तो कुल मिलाकर आज की डेट में इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 14। सो एट प्रेजेंट द 8th शेड्यूल हैज़ 22 लैंग्वेजेस, जबकि ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी और वो सारी लैंग्वेजेस के नाम आप देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 3. The economic liberalization efforts of government have a bearing upon which of the following parts of the constitution? देखिए, एक दो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में जानबूझकर इस तरह के रखे हैं जो कि पिछली, जो हम इससे काफ़ी पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उसमें से रिपीटेड है। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, जस्ट टू चेक वेदर यू हैव, दिस इज अ चेक फॉर यू। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैंने इसमें जानबूझकर रिपीट किया है ताकि आप खुद को चेक कर सकें कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है और आपने जो पिछली वीडियोस हैं वो अच्छे से देखी हैं या नहीं, और अगर आपने देखी थी तो क्या आपको वो याद है या नहीं। इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन। तो इसमें से कौन से पार्ट्स हैं जिस पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो आता है? पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A।
1 only, 1 and 2, 2 and 3, or 1, 2 and 3. Part 3 talks about fundamental rights. Part 4 talks about directive principles of state policy. And Part 4A talks about fundamental duties. तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसपे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कोई ना कोई असर आएगा? आइए देखते हैं इसका आंसर। अगर हम तीनों ही पार्ट्स को देखें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का किस किस पर असर होता हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल राइट्स तो देखिए, उसमें फंडामेंटल राइट्स में दिए गए राइट टू डू बिजनेस, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 31A में, तो ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से इफेक्ट होता है, यस। सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यानी कि पार्ट 4 में भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 39A और 39B और 39C जो कहते हैं कि देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, तो ये भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का ही इस पर इम्पैक्ट आता है। थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज तो है ही सोशलिस्टिक पूरे के पूरे, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल। तो यानी कि तीनों ही पार्ट्स के ऊपर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का असर देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों ही पार्ट्स पर कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक टिंज हमें दिखाई देती है, और जहां पर सोशलिज्म आ जाता है वहां पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। The special provisions in Article 371F of the Constitution relates to the state of, oh sorry, this is not the question having current relevance. So Article 371F of the Constitution कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? A जम्मू एंड कश्मीर, B झारखंड, C मिजोरम और D सिक्किम। आर्टिकल 371 जो है ये पार्ट 21 में फॉल करता है और इसमें बहुत सारी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं। इसी में आर्टिकल 370 हुआ करता था जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट देता था। अब वो रिपील हो गया है, बट स्टिल इट इज़ बाकी के जो स्टेट्स हैं उनको जो छोटी छोटी एग्जाम्पशंस हमने दी हैं वो अभी इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो आर्टिकल 371F के अंडर स्पेशल प्रोविजन जिसे दी गई है? इसका आंसर है डी सिक्किम। तो ये बहुत सारी स्टेट्स आती हैं इसमें, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हैदराबाद, कर्नाटका रीजन, बहुत सारी स्टेट्स इसमें आ जाती हैं। तो 371 हैज़ स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। इसमें बेसिकली ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये दी हुई है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 से कम लोग जो हैं वो नहीं हो सकते, लेकिन सिक्किम को एग्जाम्पशन है कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 32 मेंबर्स परमिसिबल हैं, यानी कि मिनिमम लिमिट से भी कम उनको एग्जाम्पशन जो है वो दी हुई है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्पेशल प्रोविजन अंडर 371F, क्योंकि वो स्टेट बहुत छोटी है इसलिए उसे ये एग्जाम्पशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आर मेंशन्ड। सो सीधा सीधा सा स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में जो मेंबर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, वो जो ओथ लेते हैं या एफर्मेशन लेते हैं, वो शपथ, वो कौन से शेड्यूल में लिखी हुई हैं सारी की सारी? ऑप्शंस आर ए शेड्यूल 1, बी शेड्यूल 2, सी शेड्यूल 3 एंड डी शेड्यूल 5। देखिए शेड्यूल 1 में तो सारी की सारी टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया की कौन कौन सी टेरिटरीज हैं, वो सब शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है। जो शेड्यूल 2 है उसमें मेंशन्ड है ओथ्स, नहीं उसमें मेंशन्ड है सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स। शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है ओथ्स, सो योर आंसर इज शेड्यूल 3, दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर। तो थर्ड शेड्यूल जो है उसमें फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन जो है वो मेंशन्ड है। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस के फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन मेंशन्ड है। यूनियन मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, एमपीज, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और CAG, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड हाई कोर्ट जजेस, इन सब की फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन जो है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इम्पीच्ड ऑन विच ग्राउंड? इनमें से कौन से ग्राउंड पर प्रेसिडेंट को इम्पीच
नहीं किया जा सकता है। ए प्रूव्ड मिसबिहेवियर, बी इनकैपेसिटी, सी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डी बोथ ए एंड बी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करके डाला गया है, ये क्वेश्चन जनरली किसी दूसरे सेंस में पूछा जाता है। तो यहाँ पर है कि प्रेसिडेंट को कौन से ग्राउंड पे इम्पीच नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट यहाँ पर पूछा गया है। तो कैन नॉट में आ जाएगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इन दोनों ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट को नहीं इम्पीच किया जा सकता, तो आंसर आ जाएगा डी बोथ ए एंड बी। अगर यहाँ पर होता द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन विच ऑफ द ग्राउंड, तो आंसर होता सी, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, इन दोनों ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सकता। देयर इज ओनली वन ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान को वायलेट करे सिर्फ तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस अगेन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सी अमेंडमेंट और उसमें क्या किया गया था वो सही तरीके से मैच्ड है, यानी कि इसमें से 3 गलत हैं। फर्स्ट 24th अमेंडमेंट से क्या पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके? सेकंड, क्या 92nd अमेंडमेंट से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लिमिट किया गया था? थर्ड, क्या 53rd अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ आया था? एंड फोर्थ, क्या 87th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन क्रिएट किया गया था? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 91st अमेंडमेंट से जो है वो लिमिट किया गया था। इट वॉज लिमिटेड बाय 91st अमेंडमेंट। उसी तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट से आया था, और राइट टू एजुकेशन को 86th अमेंडमेंट से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 24 अमेंडमेंट से 24th अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने खुद को एम्पावर कर लिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। बाकी तीनों जो है आंसर्स वो आपके गलत हैं, तो वो सही आंसर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूटीज हैड अ सेपरेट पीनल कोड? इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी ऐसी है जिसका पीनल कोड अलग हुआ करता था? देखिए, पूरे इंडिया में इंडियन पीनल कोड अप्लाई होता है, विच इज अ क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड आईपीसी। लेकिन वो एक स्टेट या यूटी ऐसी हुआ करती थी जिसमें अलग से एक पीनल कोड था। वो कौन सी स्टेट या यूटी है? ए जम्मू कश्मीर, बी गोवा, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी नागालैंड? थोड़ा सा करंट रेलिवेंट का क्वेश्चन है ये, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहले रणबीर पीनल कोड हुआ करता था, रणबीर पीनल कोड, जो कि उनकी पुरानी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से चला आ रहा था जब वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। लेकिन 2019 में जैसे ही इसका जो स्पेशल स्टेटस है वो एब्रोगेट किया गया, अब पूरे इंडिया में जो पीनल लॉ लगता है वही जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। सो जम्मू एंड कश्मीर हैड अ सेपरेट रणबीर पीनल कोड बट इट वाज रिपील्ड इन 2019। क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर रेटिफिकेशन by at least 1/2 of the state legislatures? ये भी एक क्वेश्चन जो है मैंने पहले से थोड़ा सा रिपीट किया है। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट करते हुए स्टेट्स की कंसेंट नहीं चाहिए? ए आर्टिकल 368 को अमेंड करते हुए, बी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या एबॉलिश करते हुए, सी 7th शेड्यूल को अबॉलिश जो है वो चेंज करते हुए, या फिर डी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को चेंज करते हुए। तो जहाँ जहाँ पर स्टेट्स का कोई ना कोई रोल इफेक्ट होता है उन्हें जो है वो स्टेट्स की कंसेंट के बिना नहीं चेंज किया जा सकता। जैसे कि 7th शेड्यूल में जो लिस्ट्स आती हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, इसको अगर अमेंड करना है तो स्टेट्स की कंसेंट ज़रूरी है। उसी तरह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सारी के सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करती हैं, इसे भी उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना नहीं चेंज किया जा सकता। और अगर ये प्रोविज़न इटसेल्फ चेंज करनी है जो कि आर्टिकल 368 में मैंशनड है, तो उसके लिए भी स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। तो बचा ऑप्शन बी, क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिन स्टेट्स में दूसरा हाउस या तो क्रिएट करना हो या एबॉलिश करना हो, उसके लिए स्टेट्स की कंसेंट नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट अगर लॉ पास कर दे तो वो क्रिएट या एबॉलिश हो सकती है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो जिन जिन केसेस के लिए स्टेट्स की कंसेंट चाहिए वो सब यहाँ पर
मेंशन्ड है। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप खुद को रजिस्टर करेंगे। यू कैन वॉच दीज वीडियोज देयर ऑल्सो एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल दीज PDFs दैट आई एम रनिंग हियर। Then question number 10. Which of the following constitutional amendments has extended the reservation for SC/ST in the union and state legislatures till 2020? इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट है उसमें रिजर्वेशन 2030 तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शंस आर A 102nd अमेंडमेंट, B 99th अमेंडमेंट, C 104th अमेंडमेंट और D 101st अमेंडमेंट। सारी रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं। अगर हम एक एक करके इन्हें देखें, 102nd अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्रिएट की गई है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। 99th अमेंडमेंट से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है वो क्रिएट की गई थी। 104th अमेंडमेंट इज द आंसर, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। और 101st अमेंडमेंट से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो रीसेंट अमेंडमेंट्स आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। So your answer here becomes 104th Constitutional Amendment। जनवरी 2020 में इसे पास किया गया और इससे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पर? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। सो 104th Amendment becomes your answer. All right, so these were all the questions that I had to discuss today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देयर आर सर्टन बोनस क्वेश्चंस, तो ये 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, देयर आर सर्टन मोर क्वेश्चंस विद इन दिस PDF। इफ यू वांट टू सी दोज क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहाँ पर जाकर भी सॉल्व कर सकें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, ताकि आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसको प्रैक्टिस कर सकें, सो दैट यू stand a chance to clear the पंजाब पटवारी एग्जाम much better than others। पंजाब पटवारी के लिए कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डू चेक इट आउट, डू ज्वाइन इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।